जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में औद्योगिक परिदृश्य प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल और भविष्य में इसकी क्या रूपरेखा रहने वाली, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल, ब्रिटिश युग और वर्तमान में आर्थिक सुधार जो 1991 में हुए और नवीनतम आर्थिक सुधार का जो परिदृश्य चल रहा है और भविष्य की रूपरेखा के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कृपया अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत अपने सूती वस्त्र उद्योग, मसाले तथा लघु उत्पाद जिसमें शिल्प उद्योग और विभिन्न प्रकार के मूर्ति कला आदि के लिए संपन्न अवस्था में था। और इसी के कारण भारत के जब कनिष्क के समय आता है या चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, इनके समय की बात ले ली जाए, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, भारत उन्नत अवस्था में था और इसी समय व्यापार का उन्नत स्थिति के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती। इसका मध्यकाल में भी जब भारत में मुगलों का आगमन से पूर्व जो सल्तनत काल रहता है या मुगलों का आगमन रहता है, उस समय भी भारत का औद्योगिक व्यापार अच्छी स्थिति में था। किंतु औरंगजेब के बाद, नादिर शाह के आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद से जो भारत का पतन चालू होता है, वो अंग्रेजों की 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति होती, उसके परिणामतः भारत में औद्योगिक परिदृश्य और ज़्यादा पतन की स्थिति में चला जाता तथा भारतीय मशीनरी उद्योग जो लघु उत्पाद थे वो ब्रिटिश के और यूरोपीय देशों में बने उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं करने के कारण पतन की स्थिति हो जाती है और भारत एक कच्चे माल का उत्पादक और निर्मित माल का आपूर्ति करता है। बाजार के रूप में भारत एक प्रमुख कुशक्ति के रूप में भारत आ जाता है। चूँकि स्वतंत्रता बाद भारत में औद्योगिक विकास के महत्व को समझा गया तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को घोषित करी गई, जिसमें 3 क्षेत्र परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा उत्पाद को केंद्र के अधीन ही रखा गया तथा अन्य प्रमुख आधारभूत उद्योग में से कोयला उद्योग, विद्युत और अपने स्टील वगैरह, ये पहले से जो चले आ रहे थे वो उनके अधीन थे, प्राइवेट के, लेकिन इसके बाद जो भी स्थापित होंगे वो गवर्नमेंट के अधीन थे। बाकी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको प्राइवेट के हाथ में लाइसेंस राज में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसके बाद भारत में जैसे ही 1965 में भारत में हरित क्रांति होती, उसके बाद उसी समय कालांतर में भारत में उन्नत अवस्था के बीजों आदि का उत्पादन होने से औद्योगिक परिदृश्य के विकास की और संभावना बनती। चूँकि भारत इस समय समाजवादी या साम्यवादी यूरोपीय अर्थव्यवस्था के अधिक करीब था, रूस की अर्थव्यवस्था के अधिक करीब था प्रमुख रूप से, इसके कारण 1969 में MRTP एक्ट लागू किया, जिसके तहत कोई भी उद्योग 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अपना व्यापार नहीं फैला सकता। इसे 1980 में बढ़ाकर 50 करोड़ और 1985 में बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया। जब इसको 100 करोड़ कर दिया गया, यहीं से भारत में उदारवादी नीति का अनुसरण चालू होता है। क्योंकि इसी समय रूस का पतन हो जाता है, जर्मनी वगैरह अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं और यूरोपीय देशों से समाजवाद का पूरी तरीके से पतन हो जाता है। और इसके साथ साथ ही 1990 में खाड़ी युद्ध के कारण भारत आर्थिक संकट का सामना करता है तथा तेल, जो कच्चे तेल हैं, क्रूड ऑयल हैं, इनकी कीमत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण भारत के पास धन की कमी हो जाने के कारण IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर भारत में 1991 में LPG घोषित किया जाता है। LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। इसके परिणामतः भारत में 2 उद्योग, प्रमुख रूप से रक्षा और रेलवे, वर्तमान में सिर्फ रेलवे अकेला है, उस समय रक्षा और रेलवे को ही केंद्र के अधीन रखा गया, बाकी सभी उद्योगों से लाइसेंस राज्य का पतन कर दिए गए। सिर्फ कुछ उद्योग जैसे कि तंबाकू और नशीले पदार्थ, इनको ही प्रमुख रूप से लाइसेंस कोटा के अंतर्गत रखा गया। इसी के बाद भारत में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला, पेप्सिको और विभिन्न कॉस्मेटिक आइटम की वृद्धि करने के कारण भारत में एडवर्टाइजिंग उद्योग संपन्न हुआ और इसी के कारण भारतीय स्त्रियों को या महिलाओं को विश्व सुंदरी जैसे दर्जे दिए जाने लगे ताकि उनका व्यापार संपन्न हो। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने इन मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय कंपनी जो है उन्हें महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों का दर्जा दिया। चूँकि इन कंपनियों का अन्य विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का दिया जाना जरूरी था। महारत्न कंपनियां उस प्रकार की कंपनियों को कहा जाता है जिनका 3 वर्षों के दौरान औसत लाभ
5,000 करोड़ रुपए से अधिक रहता है। वर्तमान में भारत में कुल 10 महारत्न कंपनी है। इसी प्रकार 1,000 करोड़ से ज़्यादा के लाभ वाली कंपनियों को नवरत्न, और फिर अन्य छोटी कंपनी जिनका 500 करोड़ रुपए से रहता है उन्हें मिनी रत्न कंपनी दिया जाता है। ऐसे ही एक MSME सेक्टर होता है जो भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 30 से 40% तक अपना योगदान देता है। इन्हीं सभी व्यापारिक गतिविधियों को और प्रोत्साहन करने और आर्थिक परिदृश्य को बढ़ाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा का विकसित हुआ। एशिया में प्रमुख रूप से भारत में यह 1965 में कंडाला गुजरात में, वर्तमान इसका नाम दीनदयाल पोर्ट है, इसके रूप में विकसित किया गया। भारत में इसी नीति को आगे बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2000 को इस विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा करी गई तथा इसके तहत वर्तमान में 2020 तक भारत में 423 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। बाबा कल्याण समिति का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है कि किस प्रकार विशेष आर्थिक क्षेत्रों का और विकास किया जा सके। इस प्रकार बाबा कल्याण समिति ने अपनी कुछ प्रमुख अनुशंसाएं दी, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन का विकास किया जाए, पैसेंजर कार्गो एयरपोर्ट का विकास किया जाए, वेयर हाउसिंग का विकास किया जाए, सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाएँ, ड्यूटी कर लाभों में छूट बरकरार रखी जाए। इस प्रकार की कुछ विभिन्न सुविधाएं, विद्युत वगैरह की आपूर्ति सुनिश्चित करी जाए। इसी से संबंधित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो स्पेशल प्रोडक्शन जोन होते हैं, इनकी भी विकास को बनाया गया। अब देखते हैं अपन विनिवेश क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी पूंजी निवेश को बढ़ाना विनिवेश कहलाता है। भारत में विनिवेश की शुरुआत 1 दिसंबर 1999 में विनिवेश विभाग बनाया गया तथा 2001 में से मंत्रालय बना दिए। चूंकि वर्तमान सरकार की नीति हर मंत्रालय का नाम परिवर्तित करने की रहती है, इसी कारण 14 अप्रैल 2016 को निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग इसका नाम कर दिया गया। और भारत सरकार द्वारा जो भी सरकारी पूंजी है उनमें विनिवेश के माध्यम से पूंजी इकट्ठी की जाने का प्रावधान किया। और ये जो भी पूंजी है ये राष्ट्रीय निवेश कोष जो 2005 में गठित किया गया था उसमें पूरी तरीके से इन पूंजियों को एकत्रित किया जाता है, जिसका 75% हिस्सा शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में खर्चा किया जाता है। ये जो राष्ट्रीय निवेश के उसमें जो धन जाता है उसके सिर्फ ब्याज का उपयोग किया जाता है, मूलधन जो रहता है उसको वैसे ही रखा जाता है ताकि सरकार के पास पूंजी बनी रहे। इन्हीं सभी परिदृश्य में विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभ बनाने के लिए कुछ सेल कंपनियां बन गई। सेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो सिर्फ कागजों में रहती है, जिनका आगे पीछे कुछ नहीं होता, यानी कि जो ना भूमि पर होती, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हवाला कारोबार के लिए सेल कंपनियों का गठन किया जाता है। ऐसे ही भारत सरकार के द्वारा 2017 में 2,10,000 सेल कंपनियों का अंत किया गया। और इन्हीं प्रसंस्करण जोनों जो रहते हैं इनको जोन और बनाने के लिए भारत के संविधान के तहत 243 था गा के तहत इन्हें मान्यता दी गई है। अब इन सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इस वित्त की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सिडबी लघु उद्योग एवं विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई, जो कि मुख्य रूप से लघु उद्योग एवं विकास बैंकों को वित्त की आपूर्ति करता है। इसके साथ ही IFSC जो अपने क्या बोलते हैं औद्योगिक हैं उनको दीर्घकालीन ऋण की पूर्ति करता है। अब देख लेते हैं अपन FDI क्या होती। FDI मुख्य रूप से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि 2 प्रकार से होता है। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है और एक संस्थागत। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कोई भी कंपनी में 10% से कम किया जाता है और संस्थागत 10% से ज़्यादा किया जाता है। अब इन विभिन्न प्रकार की कंपनियों को विभिन्न प्रकार के लाभ दिए जाने के बाद सरकार को भी सरकार के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अपने एम्प्लॉय के प्रति इन कंपनियों का कुछ दायित्व होता है, जिसे CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। इस प्रकार के उत्तरदायित्व का निर्वहन कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 के तहत किया जाता है। जो भी कंपनी जिनका लाभ 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है वो कंपनी को अपनी पूंजी का 2% इसमें CSR में खर्च करना पड़ता है। इसी कारण कंपनी से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रस्ट और अन्य फालतू की चीज़ों के माध्यम से इससे बचने का प्रावधान करती हैं। अब विभिन्न प्रकार की कंपनियों की भी प्रतिस्पर्धा होती है, जैसे कि कोई कंपनी ने नेगेटिव प्रतिस्पर्धा कर ली, जिसके तहत कोई भी कंपनी कहती है इसका उत्पाद तुम कर लो, इसका उत्पाद मैं कर ले रही। इसके कारण क्या व्यापार को भी कुप्रभाव पड़ता है और इसको भी। इस प्रकार ऐसी कुप्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा एक्ट 2002 लागू करा गया, जिसके तहत 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया, जो कि मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए माहौल बनाता है। अब देख लेते हैं, अब इन प्रकार की प्रतिस्पर्धा को और बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न नए अनुसंधान, शोध आदि को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाते हैं,
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में स्थापित इसके द्वारा दिए जाते हैं। इसके तहत बौद्धिक संपदा अधिकार भारत बौद्धिक संपदा एक्ट 2016 के तहत भारत में भी इस प्रकार के दिए जाते हैं। पेटेंट, यदि कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार के नए उत्पाद का सृजन करती है, जैसे कि कोई आविष्कार कर लिया उसने, तो इस प्रकार के आविष्कारों के लिए 20 वर्षों के लिए दिए जाने वाला विशेष अधिकार पत्र, जिसके तहत यदि कोई इनका उपयोग करता है तो उसे एक रॉयल्टी उसे देना पड़ती है, उसे पेटेंट कहा जाता है। कॉपीराइट, कोई भी सृजन क्षमता जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डाटाबेस, मानचित्र, इस प्रकार के सभी अधिकारों को कॉपीराइट दिया जाता है। ट्रेडमार्क, जो किसी विशेष कंपनी का विशेष सिंबल रहता है उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। औद्योगिक डिजाइन और जीआई टैग, ग्राफिकल इंडिकेटर, किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित या किसी मानव श्रम के कारण उत्पन्न क्षेत्र विशेष की चीज़ों को जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक दिया जाता है, जैसे कश्मीरी केसर, बनारसी साड़ी। ट्रेड सीक्रेट, किसी वनीला आइसक्रीम को बनाने का ट्रेड सीक्रेट, ये सभी इसके तहत दिए जाते हैं। इन सभी औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए IR 4.0 शुरू किए गए हैं। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, पहला भाप इंजन और कोयला पर आधारित था, दूसरा विद्युत पर आधारित था, और 3.0 सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित था, और चौथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इसी के तहत भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नीति 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई, जिसके तहत नवीन विचार, यानी कि सरकार नियमन के स्थान पर सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका रहेगी, नवीन माहौल बनाए जाएंगे, औद्योगिक ऋण आदि की सुविधा आसानी से दी जाएगी, प्रक्रियाओं का शुरू करने में नवीन दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, सभी प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन किए जाएंगे। इसके लिए मुख्य रूप से 25 क्षेत्र, जिनमें ऑटोमोबाइल, उड्डयन, रसायन, रक्षा उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, IT, ऑयल एंड नेचुरल गैस, पोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, इस प्रकार की चीज़ों को इसके तहत शामिल किया गया है। इसी के तहत स्टैंड अप नीति, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति की महिला और महिलाओं के लिए 6 जनवरी को शुरू करा गया, जैसे 16 जनवरी 2016 बढ़ाते हुए स्टार्टअप नीति के तहत आगे बढ़ाते हुए सभी के लिए से खोल दिए गए, जिसके तहत सभी लोगों को विभिन्न प्रकार के सुविधाएं दी जाती। अब इन सभी परिदृश्य में भारत में एक नवीन व्यवस्था निजीकरण की ओर बढ़ रही है, जो कि नकारात्मक भी सकारात्मक भी। अतः सरकार और नीति निर्माता को इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए कि एकाधिकार का सृजन ना हो। जैसे एयरपोर्ट इंडस्ट्री में अडानी आगे बढ़ रहे हैं और अपने सूचना संचार में अंबानी आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के एक अधिकार को कम करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि एक आदर्श निजी सामाजिक व्यवस्था का सृजन किया जा सके। और CSR, यदि मुख्य रूप से सरकार के द्वारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इसको अच्छे तरीके से लागू करवा दिया जाए तो वर्ग संघर्ष कहीं ना कहीं कम होगा। इसके साथ विभिन्न प्रकार के छोटे औद्योगिक परिदृश्य का भी विकसित करने की जरूरत है। जैसे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो बन रहा है वो भी एक औद्योगिक कॉरिडोर है, लेकिन इसके साथ छोटे छोटे हाई स्पीड कॉरिडोर का भी बनाया जाना आवश्यक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।